दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 2 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। किसी भी हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहता हूँ, यूपी पीसीएस या आरओ के प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा या किसी भी कोर्स से, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, संपर्क करके डिटेल्स लेके जुड़ सकते हैं। मान गए सिंधु, ओलंपिक में डबल धमाका। मान क्या गए, अब जो मिल रहा है ओलंपिक में वो बहुत खुशी करने वाला तो नहीं है। इतने वर्षों के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतने इन्वेस्टमेंट के बाद भी हम लोग बहुत पीछे हैं। चीन हमसे बहुत आगे है। आप देख रहे हैं कि पदक तालिका में नंबर 1 पे है, हम बहुत पीछे हैं, है ना। तो 1-2 कांस्य और रजत से संतोष कर लेना सही बात नहीं है। फ़िलहाल हौसला अफजाई तो करनी ही पड़ेगी। आने वाले समय में हमको लगता है, इस बार तो नहीं लेकिन अगले 4 वर्षों का फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा इतिहास कायम करने के लिए। हालांकि हॉकी में सेमीफाइनल पे हम पहुंच गए हैं, अन्य में भी कुछ उम्मीदें अभी शेष हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी। एक इसके पहले रजत इन्होंने जीता था, इस बार इन्होंने कांस्य जीता और इस तरह से ओलंपिक में 2 मेडल इन्होंने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में जीत लिया और ऐसा करने वाली पहली महिला एथलीट बनी। इसके पहले एथलीट बने थे और पहले एथलीट पुरुष बने थे दोनों। सुशील कुमार पहलवान, सुशील कुमार कुश्ती में 2 बार इन्होंने मेडल जीता था व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, और ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे, पहले एथलीट बने थे भारत के, और पहले पुरुष एथलीट भी हैं वो। हालांकि अभी वो जेल की हवा खा रहे हैं मर्डर केस में। तो पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता। उन्होंने चीनी शटलर बिंग जियाओ को, ध्यान रखिएगा प्रश्न पूछेगा डायरेक्ट, किसको हराया? चीनी शटलर बिंग जियाओ को 2-0 से हराया। इसके साथ ही उनके नाम 2 ओलंपिक मेडल हो गए हैं। भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के बैडमिंटन महिला एकल वर्ग का ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए इतिहास रच दिया। वह न केवल बैडमिंटन इतिहास में भारत के लिए 2 मेडल जीतने वाली पहली शटलर बनी, बल्कि इंडिविजुअल गेम व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में ऐसा करने वाली पहली महिला एथलीट भी बन गई हैं। ओवरऑल इंडिविजुअल गेम में पहला पहलवान जो है सुशील कुमार के बाद भारत की दूसरी एथलीट है ना। इससे पहले उन्होंने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था पीवी सिंधु ने, इस बार कांस्य पदक ही मिल पाया। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक हाल ही में संपन्न हुई। तो 29 और 30 जुलाई को रोम में, कहाँ पे? रोम में पहली G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। ये पहली बैठक थी संस्कृति मंत्रियों की। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? इटली ने की। संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संस्कृति के जरिए जलवायु संकट को दूर करना, प्रशिक्षण एवं शिक्षा के जरिए क्षमता निर्माण, संस्कृति के लिए डिजिटल बदलाव एवं नई प्रौद्योगिकी और विकास के वाहक के तौर पर संस्कृति एवं रचनात्मक क्षेत्र शामिल है। इटली ने पिछले वर्ष दिसंबर में G20 2021 की घूर्णन अध्यक्षता ग्रहण की। और घूर्णन अध्यक्षता मतलब जो बार बार अध्यक्षता इसकी चेंज होती है, तो इस बार इटली के हाथ आया। दिसंबर में इसने अध्यक्षता ग्रहण की और 30 और 31 अक्टूबर को रोम में G20 लीडर समिट होगी, जो शिखर सम्मेलन होगा G20 का। कहाँ होगा? रोम में होगा, 30 और 31 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा। G20 की बात करें तो G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रतिनिधि, यूरोपियन संघ एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। तो इसमें यूरोपीय संघ और 19 अन्य देश हैं। ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होते हैं। G20 समूह विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक साथ लाता है। यह वैश्विक व्यापार का 75%, ध्यान रखिएगा जब भी G20 लिखेंगे तो ये तथ्य लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैश्विक निवेश का 85%,
वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% और विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। G20 के सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इसका कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। वर्चुअल सम्मेलन हुआ था। साइरस पूनावाला, इनको लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है, ध्यान रखिएगा, साइरस पूनावाला। तो साइरस पूनावाला पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो संस्थापक हैं, जिसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए, इसके खिलाफ दवाइयाँ और टीके विकसित करने के लिए। तो कोविड-19 महामारी दौरान उनके काम के लिए उनकी सराहना की गई है। उनकी कंपनी ने कोविड शील्ड बनाकर और फिर देश के नागरिकों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराकर कई लोगों की जान बचाने में मदद की है। ध्यान रखिएगा, साइरस पूनावाला, ये पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। ब्रिक्स, आतंकवाद विरोधी कार्य योजना, ये ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको अंतिम रूप दिया है अभी हाल ही में, आतंकवाद विरोधी कार्य योजना को। तो ब्रिक्स आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स आतंकवादी विरोधी कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। ये चर्चा 28 से 29 जुलाई को आयोजित ब्रिक्स आतंकवाद निरोधी कार्य समूह की 6ठी बैठक में हुई। कार्यकारी समूह के सदस्य राज्यों भारत, रूस, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका की भागीदारी के साथ कार्य समूह की बैठक वर्चुअल आधार पर आयोजित की गई थी। यह कार्य योजना ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत के कार्यकाल के प्रमुख तत्वों में से एक है। यह कार्य योजना ब्रिक्स नेताओं द्वारा 2020 में ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी रणनीति को अपनाने का परिणाम है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। इसमें ब्राज़ील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका विकासशील, जबकि रूस विकसित है, इसलिए इसको विकसित और विकासशील देशों का ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, न ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। इसे 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्राज़ील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राज़ील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, इसी क्रम में सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2006 में 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन या ब्रिक की स्थापना भी कहें तो वर्ष 2009 में रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया और 2011 मार्च में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। न्यू डेवलपमेंट, जो कि ब्रिक्स का मुख्यालय ध्यान रखिएगा शंघाई में है, चाइना में। न्यू डेवलपमेंट बैंक भी ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित बैंक है। वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर विचार किया गया। इसके बाद वर्ष 2014 में जो ब्राज़ील के फोर्टालेजा में 6ठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। कहां पर? फोर्टालेजा सम्मेलन ब्राज़ील में, जो कि 6ठा सम्मेलन था। फोर्टालेजा घोषणा में कहा गया कि एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों के बीच
सहयोग को मजबूत करेगा और वैश्विक विकास के लिए बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को पूरा करके स्थायी और संतुलित विकास में योगदान देगा। इसीलिए इसको विश्व बैंक का एक आप कह सकते हैं प्रतिलिपि भी कहा जाता है। ये विश्व बैंक की तरह इसकी संरचना, इसके कार्य करने का ढंग है, इसके उद्देश्य भी उसी तरह हैं। एनडीबी के संचालन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, अवसंरचना, सिंचाई, स्थायी शहरी विकास और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग। एनडीबी का भी मुख्यालय शंघाई में है, जिस तरह ब्रिक्स का मुख्यालय है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? तो भारत आर्थिक मुद्दों पर परामर्श और सहयोग के साथ साथ सामयिक वैश्विक मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार आदि के माध्यम से ब्रिक्स की सामूहिक ताकत से लाभान्वित हो सकता है। एनडीबी भारत को बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने तथा लाभ अर्जित करने में मदद करेगा। एनडीबी ने अपने पहले ऋण को स्वीकृति दी है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा फाइनेंसिंग स्कीम के तहत भारत के लिए मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग सुविधा है तो $250 मिलियन का ऋण शामिल है। एक्सप्रेस में देख लेते हैं तेजी से फास्ट खबरों को। नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? वाइस एडमिरल SN घोरमडे बने हैं। नए उप प्रमुख हैं, प्रमुख नहीं, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने 2 और नए सामरिक तेल भंडारों को मंजूरी दी है। कहाँ पे? चंडीखोल में और पादुर में 2 नए सामरिक तेल भंडार हैं। और ये चंडीखोल कहाँ है? उड़ीसा में है, जहाँ 4 MMT ये इसकी क्षमता रहेगी। और पादुर कहाँ है? कर्नाटक में, जहाँ 2.5 MMT की क्षमता रहेगी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तर्ज पर सरकार ने घोषणा की है, मंजूरी दी है इन 2 सामरिक तेल भंडारों को। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को आपको महीने भर का वीडियो मिल जाएगा और कल तक आपको मैगजीन मिल जाएगी अगस्त माह की, ठीक है। और कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।